अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आज हम उन पहलुओं पर बात करेंगे, कुछ लोग जानते हैं आपके बारे में, कुछ नहीं जानते उन पहलुओं के बारे में। तो हम सारी शुरू से लेके अब तक का आपका जीवन काल के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर, आपका जो जीवन जो शुरू हुआ, आपका जो बॉर्न है, कहाँ पे हुआ जन्मस्थल? रीवा से 18 किलोमीटर दूर सिमरिया तहसील में हिनौता गांव है। 1556 मेरी जन्म की है। एक किसान परिवार में मेरे पिताजी तो बहुत ही साधारण किसान थे और उसी परिवार में पोषण करके अपने को यहाँ तक। था तो उसमें कोई कठिनाई नहीं। मैं उसको इस तरह से नहीं कहूँगा, पैदल तो हर कोई जाता था। तो हायर सेकेंडरी के लिए 4 किलोमीटर पैदल जाते थे, तो वो तो नॉर्मल चीज़ थी। उसको वो तो कठिन मानना आज ठीक है कि 4 किलोमीटर पैदल जाते थे तो कठिन लगता है, लेकिन उस समय वो चीज़ें नॉर्मल थी। इसलिए पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा अभाव जिस परिवेश में मैं था वहाँ हमको नहीं लगा। गांव का विद्यालय था, सरकारी विद्यालय था, हम उसमें पढ़ के हो गया। फिर कॉलेज में आ गए। तो सर, कॉलेज में जो आप इलेक्शन में थे कि नॉर्मल आपके ऐसी पढ़ाई चलती रही कि जैसे इलेक्शन लड़े हो कॉलेज में? इलेक्शंस तो मैं स्कूल से ही लड़ता रहा। स्कूल से लड़ते हैं? स्कूल से ही लड़ता रहा हूँ और कॉलेज में भी लड़ा। और मैं कॉलेज में ही जब सेकंड ईयर में था उस समय मैं इमरजेंसी में मीसा के तहत गिरफ्तार हुआ और लगभग 18 महीने में जेल में रहा इमरजेंसी के दौरान। तो उसके बाद फिर आकर के दोबारा एडमिशन लिया, 2 साल गैप के बाद फिर एडमिशन लिया। उसके बाद पढ़ाई आगे की। तो पढ़ाई कुल मिला के 2 साल इधर गैप के बाद फिर मैंने फाइनल सेकंड ईयर फाइनल किया, फिर लॉ किया। तो उसके बाद पढ़ाई में पूरी। राजनीति में कैसे आया? कहा जाता है कि जैसे पीछे फैमिली बैकग्राउंड है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड पिताजी है या दादाजी है, क्या उनकी राजनीति में थे कि आपने ही ऐसा विचार बनाया समाज सेवा के लिए, सेवा के लिए? नहीं, हमारे पिताजी तो बेचारे अंगूठा लगाते थे, तो राजनीति का अपना कोई दूर दूर तक उनको कल्पना नहीं थी कि मेरा लड़का राजनीति में जाएगा कि अपने को। परंतु मैं जब 14 साल की 9वीं कक्षा की गर्मी, 10वीं की गर्मी और 11वीं की गर्मी में जो मवेशी चराने वाले लड़के थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, उनको मैं पढ़ाता था। और कुछ ऐसे बच्चे थे कि 8वीं हैं लेकिन उनका स्टैंडर्ड दूसरी तीसरी का भी नहीं है। तो इस तरह से हमको लगता है कि कहीं न कहीं जन्मजात वो चीज़ थी। जब आज मैं आकलन करता हूँ कि 9वीं कक्षा का विद्यार्थी, मैंने 14 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में अगर मेरे मन में ये बात आई कि मुझे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनको पढ़ाना है, तो अगर शुरुआत का जीवन देखें तो वहाँ से अपनी शुरुआत, जहाँ तक मुझको याद है, लोग बताते हैं, माँ भी बताती, पिताजी भी, कि और भी पहले बचपन में भी थोड़ा बहुत सेवा का काम करता था। लेकिन जहाँ तक मैंने वो 3 वर्ष, 9वीं कक्षा की गर्मी, 10वीं कक्षा की गर्मी और 11वीं कक्षा की गर्मी, मैंने तीनों वर्ष उन बच्चों को पढ़ाया। और कई लोग तो मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन माँ की सर्टिफिकेट वाले बच्चों से अधिक अच्छा वो जानते हैं। तो वहाँ से फिर वो एक भावना थी, और वही भावना कहीं न कहीं उस समय करप्शन के खिलाफ अपने मन में वो कहीं सुनना, रेडियो सुनना, BBC, और थोड़ा बहुत टीचर्स से सुनना कि गांव में गपशप की बड़ा चोरी है, बहुत भ्रष्टाचार है, वो चीज़ हमारे दिमाग में कहीं न कहीं बैठी। और जब मैं कॉलेज गया तो जयप्रकाश जी का आंदोलन उस समय
संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही वो मुख्य रूप से आंदोलन था। तो इसलिए उसमें क्या, और मैं वक्ता उस समय भी मैंने स्कूल के स्तर पर और कॉलेज के स्तर में भी मैं एक अच्छे वक्ता के रूप में डिबेट वगैरह होती थी, तो उसमें अपने को कहीं कभी प्रथम स्थान, कभी दूसरा स्थान, कभी यूनिवर्सिटी में पहला स्थान, तो कभी प्रदेश में दूसरा स्थान, इस तरह से मिलता था। तो वो वक्ता था और भावनाएं करप्शन के खिलाफ थी। तो वो मूवमेंट में मैं जाने अनजाने दाखिल हो गया, उस प्रवाह में जाकर के वो मीसा की अरेस्ट में जाके वो चीज़ परिलक्षित हुई। उसके बाद फिर हो गया, वहाँ से लौटे तो पूरी दुनिया बदली हुई और फिर वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आ गया। सर, आप जैसे दो पर्सन सांसद हैं, ऐसे बहुत से काम है युवा में जो आप करवा चुके हैं, और ऐसे कुछ सपने जो आपके मन में अभी भी है कि युवा के लिए होने चाहिए, कुछ ऐसे सपने हमारे चैनल के थ्रू बताइए कि क्या क्या वहाँ पे प्रोजेक्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं। अब हो चुके हैं तो ठीक है, जो होने वाले हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। जो होने थे तो बहुत कुछ है, ट्रेनों की कनेक्टिविटी नहीं थी। नागपुर हमारे यहाँ बहुत बड़ी डिमांड थी कि नागपुर ट्रेन चली जाए, बीमार लोगों को जाने के लिए हमारे यहाँ 10 बसें रोज़ जाती थी, तो नागपुर के लिए अब वो अल्टरनेट डे ट्रेन हो गई। सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी ये थी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 140 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, और आज कोरोना काल में वही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आज मतलब एक अमृत का घड़ा बन करके सामने आया, नहीं तो कितने लोग मरते। तो चिकित्सा की व्यवस्था के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ये नागपुर की ट्रेन, और भी 3 ट्रेनें जैसे राजकोट है, बड़ौदा है, और अभी ये केवड़िया हो गई है। तो इस तरह से कई ट्रेनों का संचालन हुआ। पासपोर्ट ऑफिस, कल्पना नहीं थी कि पासपोर्ट ऑफिस भी, अभी मैंने संकल्प लिया था, सुषमा जी से कहा था कि जब तक मेरे यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस नहीं होगा तब तक मैं पासपोर्ट नहीं बनवाऊँगा। और वो उन्होंने जब वो चुनाव प्रचार में गई हैं, उन्होंने इसका उल्लेख किया कि यही एक सांसद ऐसा है कि जिसने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है, और इसलिए नहीं बनवाया कि हमारे यहाँ जब पासपोर्ट ऑफिस खुलेगा तब मैं पासपोर्ट बनवाऊँगा। तो पासपोर्ट ऑफिस खुला, रेलों की कनेक्टिविटी हुई, दोहरीकरण का काम हुआ, ट्रेन का, ये रेल की पटरियों का, तो हवाई अड्डे का नोटिफिकेशन हुआ, और वो उड़ान में हमको बड़ा उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कार्यकाल में तो हवाई जहाज़ हमारे यहाँ से उड़ने लगेंगे। NH ये मनगावा से चाक का फंसा हुआ था, नहीं बन पा रहा था, तो उसका निर्माण पूरा हुआ। तो इस तरह से कुल मिला करके अभी पिछले कार्यकाल में तो इतना रहा। अब इस कार्यकाल में एक कल्पना है कि रीवा से मिर्ज़ापुर वाया हनुमाना रेलवे लाइन हो जाए, बॉम्बे के लिए ट्रेन के कनेक्शन हो जाए, और हवाई जहाज़ उड़ने लगे। 2-3 जब भी मुख्य अपने दिमाग में है कि इतना हो जाए तो काफ़ी कुछ है। एक लगेगा कि नहीं चलो भाई कुछ तो हुआ, क्योंकि जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति देश की, उसमें बहुत ज़्यादा सपने पाल के मैंने अब रखना, माने कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो उतना अब संभव बहुत दिखता नहीं। पर ये 3 काम अगर हो गए तो लगेगा कि नहीं ये कार्यकाल बना। जो जनता की डिमांड है, मुख्य प्रमुख 3 मांगों की डिमांड है, वो तीनों हमको लगता है कि इस बार हो जाना चाहिए। और हमने भी सुना और हमने देखा कि आप जिस तरीके से कोरोना काल में सेवा दी, हमने तो ये भी देखा कि शौचालय भी आपने खुद साफ करे, उसके बारे में बताइए कि ऐसी क्या स्थिति कर देती थी आपको खुद मैदान में उतरना? नहीं, वो तो एक कोविड सेंटर था, तो अब मरीज आए और चले गए, और गंदगी अगर कहीं पड़ी है, टॉयलेट साफ़ नहीं है, तो दूसरा कोई आएगा तो उसको तो साफ़ शौचालय चाहिए। तो वहाँ कुछ हमको लगता है कि असावधानी बरती होगी कि हो गया, मरीज तो खाली हो गए, अब तो शौचालय की ज़रूरत क्या है, कैसा है, उनके दिमाग में जो लोग वहाँ काम करते थे। पूछा कि भाई
क्यों इसकी गंदगी का कारण तो कोई यहाँ ये करेंगे कर लेंगे। हमको लगा कि ये लोग आपस में अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करेंगे, तो वो एक झटके से हो गया। अच्छा नहीं कर रहे हो तो देखो अभी ये, अब वो हमको लगता है कि डर रहे थे कि कोरोना पेशेंट जब आएंगे वो अपना कोरोना पेशेंट साफ कर लेंगे। वो एक अंदर से झिझक थी कि हम कैसे साफ करने जाएं, कोरोना का पेशेंट की टट्टी हम कैसे साफ करें। तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, अब आप नहीं कर सकते हो तो मैं ही किए देता हूँ। तो उसको साफ करना पड़ा। वो इस तरह से वो चीज़ें हो गई। बाकी कोई ऐसा अभियान नहीं था कि बड़ा काम करके भी आप इसको अपना मतलब अहमियत नहीं देते, ये तो हमें पता है कि सर ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा सर, स्वच्छ भारत में भी आपने बहुत कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे अपने रीवा में शौचालय और इस तरीके से क्या वो भी आप लोग चीज़ें बनाए शुरू? हाँ, वो तो सबसे पहले सांसद निधि का पहला पैसा मैंने बच्चियों के, जब ये स्वच्छ भारत अभियान के पहले ही मैंने अपने हमारे यहाँ जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल थे, वो खासकर बच्चियों के स्कूलों के लिए सबसे पहले शौचालय और नल, हैंडपम्प, पानी, ये काम मैंने पहले ही सांसद निधि का पहला काम मैंने शौचालय, बच्चियों के विद्यालय में शौचालय बनाने का काम पूरे ज़िले में किया। उसके बाद जब ये अभियान चला तो घर घर मैं रिक्शा चलाता था स्वयं, और घर घर कूड़ा कलेक्ट करता था। पर डे जब रीवा में हूँ तो 2 घंटे मेरा सुबह का काम यही था कि हर रिक्शा लेकर के घर के सामने जाता था। वो खुशी अपना कचरा पहले 1-2 महीने 4 महीने दिक्कत आई, कौन हो, क्या है, कैसे आए, वो तो जैसा एक स्वाभाविक है रे, वो सब लूटने लगे हाल है, ये सब नाटक चल रहा है। तो पर वो 3 साल 3.5 साल तक लगातार चलता रहा, तो फिर उसका विश्वास जमा लोगों में। इसी तरह गाँव में शौचालय का पैसा आया, नहीं है, बना लिया, तो अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं। कोई लकड़ी रखे है, कोई ऊपरी रखे, कोई कुछ रखे, कोई बकरीन बांध दिया है, तो उनको हटवाना, फिर अपने से शौचालय कौन जा भी रहे हैं तो गंदगी पड़ी है तो उनको साफ़ करना, उनको साफ शौचालय में शौच करने जाने के लिए प्रेरित करना, ये काम उस पिछले कार्यकाल में हमारा प्रमुख रूप से उसका उसके लिए मैंने किया है। विद्यालयों में जाना, विद्यालयों के शौचालय ठीक है कि नहीं है तो भाई ठीक करो इसको। कई विद्यालय में हमको खुद भी अपना नहीं कर रहे हो तो भाई हम ही किए देते हैं। तो इस तरह से वो पिछला कार्यकाल तो शौचालय माने स्वच्छता में ज़रूर मेरा काफ़ी समय उसमें हमने दिया और उसका प्रभाव भी पॉजिटिव रहा। टोक्यो में हमारे देश के लोग बदल जाते हैं, भारत देश में, तो इसके लिए क्या कहेंगे टोक्यो में या अन्य देश के लिए, और केंद्र सरकार की ऐसी नीतियाँ जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं? अब ये तो 2014 से ही ये तय करके प्रधानमंत्री जी ने तय कर रखा कि अगला 20 साल बाद ओलंपिक में भारत स्वर्ण भंडार बन जाए। और उसका प्रतिफल है कि उन्होंने कितना मतलब इसको प्रोत्साहित किया। नहीं तो जाती थी टीमें, आ जाती थी, प्राइम मिनिस्टर कभी नोटिस भी नहीं लेते थे। तो उसका प्रभाव है कि आज हर जगह देश में ओलंपिक के पदकों की चर्चा है। और आज का जो सुबह का मैच देखिए आप, तो देखा, सभी ने देखा होगा, तो अंतिम 5-7 सेकंड तो बिल्कुल रोमांच से भरे हुए थे। और मैं तो सुबह मैंने तो बिल्कुल पक्का लड़कियों का भी, बच्चियों का कल देखा और आज इनका पुरुषों का भी देखा है, और भी पहलवानों का भी देखा। आज पहलवान का जो रेसलिंग का था उसका भी मैं देखता हूँ, और मेरा शुरू से इंटरेस्ट भी रहा है खेल में, मैं भाग भी लेता रहा हूँ। पर जो वातावरण बनाने का काम और बजट का काम और खिलाड़ियों को व्यवस्थित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अतुलनीय है। और अगर यही रिदिम बनी रही तो आगे चल कर के निश्चित रूप से हमारा खेलों का भविष्य बहुत उज्जवल है। और आज तो हॉकी में 40-41 साल बाद आज वो खिलाड़ियों के आंसू देख के लग रहा था कि ये भगवान कैसे क्या हो गया, कभी कल्पना नहीं थी। भारतीय हॉकी में तो हम डिस्क्वालीफाई तक हो चुके थे, क्वालीफाई भी नहीं कर पाए ओलंपिक के लिए, ये स्थिति हो गई थी। उस स्थिति से उबार के तो इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, और सारे देश के लोगों ने उस अभियान का हिस्सा बन के और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया
और अब आप देखिए कि आपके इस साक्षात्कार का हिस्सा वो ओलंपिक, नहीं तो कभी ऐसा इससे पहले कल्पना थी क्या? नहीं थी। तो वो सब एक अभियान है और इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और मैं समझता हूँ खेल नीतियाँ राज्य सरकारें भी बनाएंगी और केंद्र सरकार के अनुरूप वो सब चलेगा और उससे निश्चित रूप से खेलों का तो भविष्य बहुत उज्ज्वल है। नहीं चलिए आपकी शुभकामनाएँ हैं, आपकी शुभकामनाएँ हैं तो हमारे ज़िले के खिलाड़ियों को काम आएंगी। आपकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।